नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर। आपके साथ मैं हूँ ऋषा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, अगर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में बात करें, तो पूरे कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान सबसे ज़्यादा जो मरीज़ जिस चीज़ से डरते हैं वो होता है कीमोथेरेपी। जैसे काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, बहुत एंग्ज़ियस हो जाते हैं। तो मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ कि कीमोथेरेपी का जो ये पूरा प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ और साथ ही ये भी बताएँ कि उससे लोगों को डरने की ज़रूरत है या नहीं? अगर हम कैंसर के ट्रीटमेंट कहें तो कीमोथेरेपी इसका मूलभूत इनिशियल ट्रीटमेंट होता है। और कभी भी जो लोगों में एक डर है कि कीमोथेरेपी लेने की वजह से हमें कुछ परेशानियां आती हैं, तो वो बेसिकली पहले के समय में ऐसा ज़रूर होता था। जब कीमोथेरेपी अगर हम दे रहे होते थे पेशेंट्स को, तो उससे वॉमिटिंग होना या पेशेंट का वेट लॉस होना, बाल चले जाने, ये सारी कॉमन चीज़ें होती थी। और ये देखा गया कि पेशेंट अच्छा नहीं करते थे, या कभी-कभी पेशेंट को दवा लेने के बाद भी तुरंत उनकी हालत बिगड़ जाती थी। बट ये इस कारण से था कि पहले हर एक को कोई भी बीमारी हुई तो लोग कीमो देते थे। बट कैंसर में ये समझना होता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट हम तभी दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को जब वो उसको लेने के लायक होता है। तो कभी भी हम कीमो डिसाइड करते हैं पेशेंट को, तो उसकी फिटनेस को देखते हुए, तो उसमें हमें देखना होता है कि पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है, कि पेशेंट अपना रोज का दिनचर्या का काम कर पाता है या नहीं, अपना देखभाल खुद कर पाता है या नहीं, बाथरूम तक खुद जा सकते हैं या नहीं, और खाना पीना पेशेंट का कैसा है। अगर कोई पेशेंट फिट रहता है तभी उसे कीमो देना होता है। तो कीमो का साइड इफेक्ट अब अपने आप ही कम हो जाता है अगर पेशेंट फिट है, और उससे उसको फ़ायदा तब मिलता है और उससे नुकसान बहुत कम होता है। तो कभी भी कीमो देने से पहले कीमो फिटनेस पहले देखनी होती है, और जब कीमो फिटनेस एक बार देख लिया गया है कि पेशेंट फिट है कीमो के लिए, तब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि कीमो का डोज। तो ये पेशेंट के हिसाब से निर्भर करता है कि हम हर एक पेशेंट को सेम डोज दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई पेशेंट 80 साल का है, एल्डरली पेशेंट है, तो उनके हिसाब से डोज मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है कि जो बेस्ट डोज उनको टॉलरेट हो रहा है, जिससे उनको फ़ायदा भी मिले और नुकसान कम हो, साइड इफेक्ट्स कम हो। तो ये भी उसको देखते हुए प्लान करना होता है। थर्ड थिंग होती है कि पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़, कि अगर पेशेंट को और भी साथ में कोई तकलीफ तो नहीं है, कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड या और कोई पहले से बीमारी है या नहीं। तो इन सब चीज़ों का भी कीमो में बहुत ध्यान रखना होता है। चौथी चीज़ है कि पेशेंट कोई और पहले से दवा तो नहीं खा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कीमोथेरेपी ड्रग्स के इंटरैक्शंस होते हैं दूसरी दवाओं के साथ। तो हमें उसी दवा के हिसाब से डोज़ भी मॉडिफ़ाई करना होता है, या किसी दवा को बंद करनी होती है, या कोई कीमो हम नहीं दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रख के अगर हम कीमोथेरेपी पेशेंट को देते हैं, तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। वरना अक्सर ये देखा गया कि किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसे ऐसी कोई दवा दे दी गई जिससे उनका हार्ट फेलियर और तो तेज़ी से बढ़ गया। तो ऐसे पेशेंट तो बुरा करेंगे ही। तो इसलिए ये सारी चीज़ें किसी भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत ही ध्यान से देखते हैं, तभी किसी पेशेंट को कीमो प्रिस्क्राइब किया जाता है। और जब कीमो आप प्रिस्क्राइब होता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप फिर हम कहते हैं कि पेशेंट का जनरल ऑर्गन वेलबींग हम देखते हैं, कि उनका हार्ट, किडनी, लंग कैसा काम कर रहा है। तो उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। तो ये सारे ब्लड टेस्ट में हमें पता चलता है कि उनका लिवर फंक्शन कैसा है, किडनी का फंक्शन कैसा है। फिर हम हार्ट के लिए हार्ट का इको करते हैं, लंग्स के लिए पीएफटी डीएलसीओ टेस्ट करते हैं। अगर ये सब चीज़ नॉर्मल होता है, तो उसी हिसाब से फिर कीमो दिया जाता है। और ये टेस्ट एक बार नहीं होता है, हर कीमो से पहले फिर हमें कुछ टेस्ट रिपीट करके देखने होते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो कीमो देते हैं वो ब्लड काउंट कम कर सकता है, प्लेटलेट कम कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना होता है। अगर सही तरीके से मॉनिटर करके अगर हम दवा दे रहे होते हैं, तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स होता भी है, तो इसमें भी ये ज़रूरी है कि वो टाइमली अपने आके डॉक्टर्स को साइड इफ़ेक्ट बताएँ। क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में अगर डॉक्टर को बताते हैं कि ये तकलीफ़ है, तो उसके लिए अगर आप दवा सही समय पे मिलता है, तो आपको वो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप किसी भी डॉक्टर के अंडर में सही तरीके से इलाज कर रहे हैं, तो कीमो से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर, और बात की कीमो फ़िटनेस के बारे में, तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कीमो फ़िटनेस क्या सभी एज ग्रुप्स में सेम होते हैं और कीमो फ़िटनेस के अंदर क्या-क्या चीज़ें चेक करवानी होती हैं? सो कीमो फिटनेस हर पेशेंट के लिए देखनी होते हैं, चाहे हुँ। वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या मिडिल एज है। तो कीमो फिटनेस में सबसे पहला चीज़ जो देखना होता है, जैसे हमने बोला, पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस, कि पेशेंट कितनी दूर तक आराम से चल जाता है, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ लेता है। हुँ, हुँ। ये इनकी फिटनेस देखनी होती है, और वो अपना दिनचर्या का काम कर सकता है या नहीं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, फिर उनके ऑर्गन फंक्शंस को हम देखते हैं कि उनके बाकी ऑर्गन्स, लिवर, किडनी का फंक्शन बिल्कुल ठीक है या नहीं। ये ब्लड टेस्ट के द्वारा देखा जाता है। उनका मैरो का फंक्शन देखते हैं कि उनकी हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी वो नॉर्मल है या नहीं। थर्ड थिंग, फिर उसमें हार्ट के लिए जैसे हमने कहा, टेस्ट हम करके देखते हैं कि उनका हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है या नहीं, लंग्स का फंक्शन नॉर्मल है या नहीं। ये जाँचें करनी होती है।
इसके अलावा हम स्टार्ट करने से पहले पेशेंट्स को, अगर कभी हम ओरल कैंसर के पेशेंट हैं तो उनको पहले हम डेंटिस्ट के पास भेजते हैं, ये देखने के लिए कि उनकी दांतों की सारी ठीक हैं या नहीं, कि अगर कोई भी दांत में कैविटी है या आगे प्रॉब्लम हो सकता है तो उसे पहले मैनेज करना होता है। उसके बाद उनको स्पीच एंड स्वैलो थेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है। वो देखते हैं स्पीच एंड स्वैलो कि उनको बोलने या खाने में आगे क्या दिक्कत होगी और उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा उनको डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजा जाता है कि ये देखने के लिए कि अगर उनका डाइट इंटेक ठीक है या नहीं और उसे कैसे इम्प्रूव करना होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स को हमें साथ में लेते हुए, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट अगर कहें सिर्फ एक आदमी करे ऐसा नहीं होता है, इट्स अ ग्रुप ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, खासकर जो अलाइड ब्रांचेस है जैसे डाइटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, तो इन लोगों का भी बहुत मेजर रोल होता है। तो सबके कोऑपरेशन से और सारे फिटनेस, ये सारी चीज़ों देखने के बाद ही हम पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सर आपने बात की डाइट और न्यूट्रिशन की, और अक्सर लोग कहते भी हैं कि अगर कोई कैंसर से पीड़ित है, कैंसर से ग्रसित है, तो उसे अपने पूरे ट्रीटमेंट के दौरान अपने खान-पान का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से खाना चाहिए। लेकिन यूजुअली ये देखा जाता है कि पहले सेशन के कीमो के बाद या दूसरे सेशन के कीमो के बाद, उसके बाद ही उन्हें वॉमिटिंग होती है, टेस्ट में चेंज आ जाते हैं, लूज़ मोशन होते हैं, तो इस हालात में सर वो अपने खान-पान में कैसे ध्यान रख सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कंट्रोल हो सकती हैं। जैसे वॉमिटिंग, तो हमने कहा कि वॉमिटिंग के लिए आज के लिए इतनी सारी दवाएँ अवेलेबल हो चुकी हैं कि ये बहुत ही रेयर है कि किसी पेशेंट को हो। बट हाँ, कुछ लोग बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उसके बाद भी उनको ये फ़ील आता है, तो और उनको ये एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग होती है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि अब हम कीमो लेंगे तो हमें वॉमिटिंग हो जाएगी, तो उसको शुरू से कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत होती है। तो वॉमिटिंग कंट्रोल करने के लिए दवाएँ हैं, उसको हम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आपने कहा टेस्ट, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कैंसर पेशेंट्स को कभी-कभी झेलना पड़ सकता है, बट हर आदमी का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। कुछ लोगों में टेस्ट ज़्यादा अल्टर्ड होते हैं, कुछ में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर टेस्ट अल्टर्ड भी हो रहा है तो वो जैसे-जैसे दवा बंद होगी या विद टाइम, हम कहते हैं जब दवा चल रही होती है तो लोग उससे अडैप्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जो लूज़ मोशन या कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको मेडिसिन्स अवेलेबल है, आपको डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर उसके लिए ट्रीटमेंट देंगे। बट हाँ, एक बार में आप ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हैं, जो डाइट आपने कहा ये भी बहुत सही है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप फ्रीक्वेंट मील्स लें, हर 2 से 3 घंटे पे खाएँ, आप थोड़ा ही खाएँ, बट एवरी 2 टू 3 आवर्स आप कुछ ना कुछ खाते रहें, तो इससे आपका डाइट मेंटेन रहेगा। सर साथ ही अगर कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, तो स्पेशली विमेन में तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग होता है कि जो उनके हेयर फॉल होता है, सर के बाल गिर जाते हैं, आईलैशेज़ गिर जाते हैं, आईलिड्स वो गिर जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? ये इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है? तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि कैंसर की जो दवा होती है वो कैंसर सेल्स के अलावा नॉर्मल सेल्स को भी मारते हैं, और जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स कहीं भी हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो बाल के जड़ों पे भी ये असर उतना ही करता है, आईलैशेस पे भी ये असर करता है, और हर लोगों में पर डिफरेंट है कि सबके बाल जाएँ ऐसा नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली हेयर लॉस कुछ दवाओं से ज़्यादा होता है, कुछ से कम होता है। अब कुछ टेक्निक्स अवेलेबल हुई हैं, जैसे स्काल्प कूलिंग करते हैं या जिसको हम स्काल्प पे लगाते हैं, और उससे ऐसा कहा जाता है कि कम हो जाएगा, बट डेफिनेटली बाल गिरना खत्म हो जाए ऐसा नहीं है। बट उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक लाइफ का फेज़ है, एक ट्रीटमेंट का फेज़ है। जैसे आपका ट्रीटमेंट ओवर होता है, उसके 2 से 3 महीने बाद दोबारा आपके बाल वापस उसी तरह से लगभग आ जाते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में बात करें, यूएसए में देखें तो कैंसर जो है, कैंसर जैसी बीमारी सर 60 साल के बाद हो रही है, एज की बात करें तो 60 साल के बाद लोगों में हो रही है। वहीं अगर इंडिया में देखें तो अराउंड 40, 45, 50 इनफैक्ट किड्स में भी हो रही है। सो ये इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है और इसका डायग्नोसिस इतना लेट क्यों होता है? कैंसर बेसिकली कहीं भी अब एक कॉमन होता जा रहा है। इसका मुख्य कहेंगे कि पहले से तुलना में पहले ये कहा जाता था कि डायग्नोसिस ज़्यादा हो रही है इसलिए कैंसर है, बट ऐसा नहीं है। कैंसर का इंसिडेंस भी डेफिनेटली बढ़ रहा है। ये इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है कि पहले हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। जो रेगुलर एक्सरसाइज और एक हेल्दी डाइट है वो डेफिनेटली लैक कर रहे हैं हम, जो हमें अफेक्ट कर रहा है। और दूसरा जो इन्वायरमेंटल, अब हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्टामिनेट हो रही हैं, और ऐसी चीज़ें हमारी डाइट्स में आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए, जो हमारे बॉडी में आके अफेक्ट कर रही हैं। तो डेफिनेटली अगर हम कहते हैं कंट्रोल करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें बस अपने फिजिकल एक्सरसाइज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एक हेल्दी डाइट जिस पे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इंडिया में मोर और लेस ये सबसे लैक करते हैं, पीपल ये काम नहीं कर पाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कीमोथेरेपी का पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसके रिएक्शंस क्या होते हैं, और अगर कोई भी इंसान जो कैंसर से ग्रसित है कीमोथेरेपी ले रहा है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।